डियर लर्नर्स, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं विच इज़ स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन लाज़रस स्ट्रेस मॉडल। सो लाज़रस फोकमैन ने एक कॉग्निटिव मीडिएशनल थियोरी बताई थी स्ट्रेस की। स्ट्रेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे अबाउट द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स थियोरी। So the earliest contributions to the researches that surrounded stress was given by Walter Cannon. उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। So according to him, as he has proposed that when an organism perceives a threat, the body is rapidly aroused and motivated via the sympathetic nervous system and the endocrine system. यानी कि ऑर्गेनिज्म के सामने अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है या टेम्पररी बेसिस पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर बॉडीली अराउजल स्टार्ट होने लगता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। आगे की स्लाइड में भी हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट ही हैज सेड कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं ये इंसान को या कोई भी एनिमल को मदद करता है टू मोबिलाइज ऑल द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू आइदर अटैक द प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज अगर पर्सन को लगता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज द पर्सन ऑल्सो हैज़ द चॉइस टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, जिसे हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। सो अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज अच्छी क्वांटिटी में है, अच्छे अमाउंट में है इन ऑर्डर टू फाइट विद द प्रॉब्लम, तो हमारा फाइट रिस्पॉन्स चला जाएगा। एस्केप कर रहा है अगर कोई पर्सन, सो दैट इज़ योर फ्लाइट रिस्पॉन्स। ओके, so at one time fight or flight literally referred to fighting or fleeing in response to stressful events such as attack by a predator. so ये जो fight और flight है ये सिर्फ आज के टाइम पे नहीं हो रही है, बट बहुत पहले से भी जब हम लोग हंटर गैदरर कम्युनिटीज़ में रहते थे तो वाइल्ड एनिमल्स का अटैक हमेशा से एक थ्रेटनिंग सिचुएशन रहता था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो अगर कोई एक ऐसा एनिमल आ रहा है जिसके सामने ह्यूमन बींग्स लड़ पा रहे हैं and they have sufficient resources to make the animal feel afraid, तो उस टाइम पे फाइट रिस्पॉन्सेज होते थे, अदरवाइज एस्केप करते थे, भागते थे, देन दे यूज टू अवॉइड दैट सिचुएशन ओनली, तो वहाँ पर फ्लाइट रिस्पॉन्स भी होता था। बट नाउ एट द करेंट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास सो मच ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज़ देयर, देन वी आर ऑल्सो encountered with so many people in our lives. So अगर fight response हो रहा है that means we are acting aggressively towards the stress such as getting angry or taking any action. अगर हमारे सामने कोई बहुत ही important competitive exam है for example, तो हो सकता है हम अपने सारे notes को gather करें, हम लोगों से social support लें from our significant other people in our lives, या फिर अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं इतने तो हम फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर सोशल विड्रॉल थ्रू सब्सटेंस यूज़, या फिर हम अपने माइंड के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम फ्लाइट रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। सो ऑन द वन हैंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज़ अडेप्टिव बिकॉज इट enables the organism to respond quickly to a threat, and on the other hand it can be harmful because stress disrupts emotional and physiological functioning, and when stress continues unabated it lays the groundwork for health problems. So again जो हमारे hunterers and gatherer community थी वो ये fight और flight response बहुत टेम्प्रेरी बेसिस पे करते थे, कॉन्टिन्यूड होते थे बट टेम्प्रेरी बेसिस पे होते थे। उन्हें पता था कि पूरे दिन भर में कब किस टाइम पे कोई अटैक हो सकता है, हमें दिन के कौन से टाइम पे ज़्यादा कॉशियस रहना है, रात को हमें कैसे अपना सेफ्टी सिक्योरिटी रखना है। इस चीज़ के लिए वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम बना कर रखते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो सो हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं विद द सोशल मीडिया कि एवरी अदर सेकेंड हम बहुत ज़्यादा मैसेज देखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि किसका मैसेज आए, कौन सा नोटिफिकेशन हमेशा आ रहा है। देन हमारे फ़ोटो पर ऑन इंस्टाग्राम हाउ मेनी लाइक्स वी आर गैदरिंग, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, हु हैज़ व्यूड आवर स्टेटस इन डेली स्टोरीज। सो ये जो हमारा कॉन्टिन्यूअल मोड ऑफ चेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स है
वो सारा हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, एंड कुछ चीज़ें हम अवॉइड भी करते हैं लाइफ में. सो इवन इफ़ यू टॉक अबाउट एग्ज़ाम प्रेशर, एग्जामिनेशन एनजाइटी, सो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा कॉन्टिन्यूअल बेसिस पर चल रहा है. ऑल्दो दे आर नॉट एक्चुअल थ्रेट्स. जो हमारे हंटर कम्युनिटीज़ के थे, वहाँ पे लाइफ डेथ सिचुएशन की कंडीशन रह रही थी. सो एट प्रेजेंट मोमेंट वी आर नॉट डीलिंग विद लाइफ डेथ सिचुएशन, बट एक कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर है टूवर्ड्स द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट. सो अगर ये कॉन्टिन्यूड रहता है, इफ दिस स्ट्रेस कॉन्टिन्यूज अनअबेटेड, इट विल ले द ग्राउंड वर्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स. हमें इस चीज़ को भी समझना है कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम इतना ही कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर रखते हैं खुद को विद दी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आगे जाकर. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं इज़ ऑन द पैरासिम्पथेटिक एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कब होता है? व्हेन देयर इज़ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. सो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की सिचुएशन में मेरे सामने अगर कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आ रही है, सो देयर विल बी एन इंक्रीज्ड अलर्टनेस. यू आर मोर लाइकली टू बी अलर्ट व्हेन देयर इज़ अ threatening situation in your life as compared to when you are just simply relaxing in your home. So there is increased alertness. Then pupils dilate हो जाती हैं. pupils आप देखोगे बहुत ज़्यादा बड़ी सी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं. Then increased breathing, heart rate increase हो जाता है. Inhibited digestion. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हमारे जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं वो उस टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं. सो डाइजेशन उस टाइम पे हमारी स्टॉप हो सकती है. देन देयर इज़ इंक्रीज्ड मसल टोन. मसल टोनिंग इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट फाइट या फ्लाइट हमारी बॉडी कर पाए, किसी भी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए, फेस करने के लिए हमेशा रेडी हो जाए. सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन वेन एवर देर इज़ एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ऑन दी अदर हैंड जब पर्सन रेस्ट वाली पोजीशन में हो जाता है, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. यहाँ पर आप देखोगे देर इज़ डिक्रीज्ड अलर्टनेस, यानी कि हम एक रिलैक्स्ड मोड में हैं, हम इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं हैं, अलर्ट टुवर्ड्स आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई रियल थ्रेट नहीं है. देन कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. स्लो एंड डीप ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो देयर, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग रहती है. वेरे सिंपैथेटिक में आपकी शैलो ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है. देन इन पैरासिम्पैथेटिक देर इज़ डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड द डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट्स टू स्टिमुलेट. तो हमारे जो जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टॉप हो गए थे, हॉल्ट पे चले गए थे सिंपैथेटिक के टाइम पर, वो पैरासिम्पैथेटिक में दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन देर इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड मसल टोन, यानी कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, वो सारी रिलैक्स हो जाते हैं एंड द टोनिंग ऑल्सो is reduced. Now, before understanding the various cognitive factors which are responsible for the stress appraisal, it's important to understand कि stress होता क्या है, how do we conceptualize it. So, stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individuals transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. यानी कि स्ट्रेस सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो हमारे जो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर इन्वायरमेंटल लेवल पे हम लोग गो थ्रू करते हैं, बट इट इज़ लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस. एक ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पर हम सब लोग मिलकर अपने सोशल और सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट से कुछ ऐसे क्यूज़ लेते हैं, इंडिकेशंस लेते हैं, एंड देन वी मेक सम कॉग्निटिव अप्रेजल्स इन आवर माइंड. यानी कि हम उसे कॉग्निटिवली परसीव करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, कितना हार्मफुल नहीं है, क्या वो चैलेंजिंग है या थ्रेटनिंग है, किस तरीके का है. तो बेस्ड ऑन दीज क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस परसेप्शन, वी ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स द कोपिंग. तो जितने भी इश्यूज़ हैं उससे हम कोप कैसे कर पाएँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ परसेप्शन that we are getting into. Stress is a dynamic and mental cognitive state. यानी कि stress एक cognitive state है, हम किस तरीके से चीज़ों को perceive कर रहे हैं is all about in it.
it is a disruption in homeostasis or an imbalance that gives rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. होम्योस्टासिस का मतलब होता है बैलेंस. सो जब भी कोई भी डिसरप्शन आती है आपके होम्योस्टासिस में, यानी कि बॉडीली अराउजल बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिवेटेड है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, डाइजेशन कम हो गया है, आपका स्टॉप हो गया, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखोगे आपके पूरे बॉडी का बैलेंस कहीं ना कहीं रुक जा रहा है. सो दिस गिव्स राइज टू अ रिक्वायरमेंट फॉर रेजोल्यूशन, यानी कि अब हमारी एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि इस इम्बैलेंस को हम दोबारा से रेस्टिंग पोजीशन में लाएं एंड वी रिस्टोर दिस होम्योस्टासिस, द बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो दैट इज़ वाई हम कोपिंग करने का भी ट्राई करते हैं. The perception of stress is dependent upon individuals' cognitive appraisal of event and the resources available to deal with them. हमारा cognitive appraisal कैसा है, perception क्या है, और हमारे पास कितने resources available हैं to fight off with the problem. So these are the cognitive factors that we are also going to learn now. So Lazarus and Folkman, दो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स थे, उन्होंने कॉग्निटिव व्यू ऑफ स्ट्रेस को बोला है कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस. यानी कि जो हम स्ट्रेस में इमोशंस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर इज़ अ कॉग्निटिव मीडिएशनल, देयर इज़ एन इंटरसेक्शन बिटवीन आवर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, in which the way people think about and appraise a stressor is a major factor in how stressful that particular stressor becomes. यानी कि जिस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सोचेंगे, परसीव करेंगे, अप्रेज करेंगे, वैसा ही वो एक्सपीरियंस हमारे लिए स्ट्रेसफुल बनता चला जाएगा. They said that stress is a consequence of person's appraisal processes. यानी कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, बट हर सिचुएशन को क्या हम स्ट्रेसफुल बोल पा रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज आवर अप्रेजल प्रोसेसेस आर यूनिक. जो आपके फ्रेंड का स्ट्रेस अप्रेजल प्रोसेस है वो आपके अप्रेजल प्रोसेस से बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो दैट इज़ वाई हाउ यू आर परसीविंग अ सिचुएशन एज स्ट्रेसफुल विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर फ्रेंड इज़ परसीविंग. ओके. So there is a two-step process in assessing the degree of the intensity of the stressor. First जो step है which is known as the primary appraisal, it talks about the perception of a new or changing environment. So आप देखोगे, let's take an example of job loss. एक person है जिसने अपनी नौकरी खो दी है या नौकरी से उसे हटा दिया गया है, फायर कर दिया गया है. सो दिस इज़ अ न्यू और चेंजिंग इन्वायरमेंट. इस न्यू चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप अपने आप को और अपने सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहे हो. आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, हो सकता है उस पर्सन को वो नौकरी पसंद ही ना हो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस और वो फोर्स में आकर कर रहा है, मे बी इन अंडर प्रेशर ऑफ समथिंग, और मे बी दैट पर्सन वॉज एक्चुअली कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट लिविंग दैट जॉब. तो अब वो जब निकल ही गया तो हो सकता है वो उसके लिए पॉजिटिव हो. न्यूट्रल भी हो सकता है उसके लिए अगर उसे लगता है कि ही वॉज नॉट वेरी मच इन्वेस्टेड इन दैट जॉब, उसने इतना एफर्ट नहीं दिखाया है उस पर्टिकुलर जॉब में, इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट किया. सो न्यूट्रल. एंड देन इट कैन बी परसीव्ड एज अ नेगेटिव ऑल्सो. अगर देयर इज सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो दैट सिचुएशन इज़ हाईली नेगेटिव फॉर द पर्सन. सो नेगेटिव इवेंट्स विल बी अप्रेज्ड फॉर द पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज. अगर वो पर्सन समझता है नौकरी चली गई हुई पॉजिटिव चीज़ है तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो नहीं होगा इतना. न्यूट्रल है तो भी ज़्यादा नहीं होगा डेफिनेटली. बट अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर अप्रेज हो रहे हैं, देन इसके 3 चांसेस बनते हैं. फर्स्ट चांस क्या बनेगा, हार्म का. यानी कि हार्म इज़ द असेसमेंट ऑफ द डैमेज विच इज़ ऑलरेडी बीन डन. यानी कि पर्सन ऐसा सोच सकता है हार्म सिचुएशन में कि अब लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, आई एम वेरी क्लूलेस इन लाइफ, आई डोंट नो हाउ टू मूव ऑन, आई हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे क्राइसिस हैं. तो इस तरीके से वो हार्म सिचुएशन परसीव कर सकता है. सेकेंड कंडीशन इज़ योर थ्रेट.
Threat is the assessment of a possible future damage, as a person anticipates the problems that loss of income will create for him and his family. So यहाँ पर पर्सन को हार्म नहीं लग रहा है इतना कि डैमेज तो हो ही गया, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर डैमेज हो सकता है. अभी पर्सन को नेगेटिविटी फील तो हो रही है, बट ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि अब तो सब कुछ गलत हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मैं क्या करूँगा आगे जाकर. बट स्टिल देर इज़ अ असेसमेंट ऑफ अ फियर. एक फ्यूचर थ्रेट है कि अगर मैं कुछ दिनों में नहीं ढूंढ पाया तो फिर क्या होगा, अगर मैं कोई जॉब नहीं ले पाया क्या होगा, जो मेरे पर्सनल सेविंग्स है 1 महीने बाद 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा. तो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है. देन थर्ड सिचुएशन इज़ योर चैलेंज. नाउ चैलेंज is the most important and the very beautiful concept. It is the potential to overcome or even profit from the event. So यहाँ पर person उस नेगेटिव सिचुएशन को एक चैलेंजिंग कंडीशन में परसीव कर सकता है by examining its strengths and understanding the potential, getting consciousness about his own potential to overcome the negativities. For example, man who has lost the job may regard unemployment as an opportunity to try something new. यानी कि हो सकता है जो वो सोच रहा था कि मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लग रही है, या फिर अगर मेरे को निकाल भी दिया है तो मैं क्या करूँगा लाइफ में, तो हो सकता है वो एक बेटर जॉब के लिए देखे. ठीक है, वो अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दे. ओके, सो चैलेंज्ड असेसमेंट्स लीड टू मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस दैट वन कैन होप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट. सो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी जितने भी हमारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं उनसे हम क्या सीखते हैं, कैसी हमारी परसेप्शन रहती है ऑफ पोटेंशियल टू ओवरकम इन नियर फ्यूचर विल मेक ऑल द डिफरेंस वेन एवर वी आर इनकाउंटरिंग विद द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. सो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जो आपके प्राइमरी अप्रेजल में आते हैं: हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज. Perceiving stressor as a challenge instead of a threat makes coping with the stressor more likely to be successful. अगर कोई पर्सन अपनी कंडीशन को एक चैलेंज की तरह महसूस करता है, चैलेंज की तरह लेता है, तो कोपिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है एंड कोपिंग और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है. वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर ये स्ट्रेसर एक एम्बैरसमेंट का कॉज बनता है और देर इज़ इमेजिनिंग ऑफ फ्यूचर फेलियर और रिजेक्शन इन लाइफ, तो उस टाइम पे कोपिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है and he is more prone to develop stressful reactions. Now comes the second step, which is the secondary appraisal. Now when we perceive an event as stressful, we are likely to make a secondary appraisal. This is the assessment of one's coping abilities and resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. So generally अगर कोई person already बिलीव कर चुका है कि हार्म हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैं क्या करूँगा, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज्म से फिल्ड है इंडिविजुअल, तो सेकेंडरी अप्रेजल करना वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन द पर्सन इज़ परसीविंग दैट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन एज थ्रेट और चैलेंज. सो सेकेंडरी अप्रेजल में क्या है, बेसिकली इट इज़ द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज़. यानी कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊँ, कैसे कोप करूँ इस चीज़ से, व्हाट आर द सर्टन एबिलिटीज़ दैट आई शुड पोजेस एंड आई शुड एग्जिबिट इन ऑर्डर टू फाइट विद द प्रॉब्लम. तो यहाँ पर जनरली फाइट रिस्पॉन्स ही हो रहा है. सेकेंडरी अप्रेजल में हम फाइट रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये मेंटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्स हो सकता है, पर्सनल एंड सोशल रिसोर्स. सो मेंटल रिसोर्स क्या हो गया कि अगर मुझे पता है मेरी नौकरी चली गई है और एंड आई नो कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं मेरी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाले सिचुएशन में भी जा सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैं ट्राई करूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाली फीलिंग रखूँ. ठीक है, एक चैलेंज वाला परसेप्शन हमेशा मेरे माइंड में रहे दैट आई कैन ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम इन लाइफ इन नियर फ्यूचर. फिज़िकल से रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज इज़ नथिंग बट आर हेल्थ. अगर पर्सन की हेल्थ अच्छी है, फिजियोलॉजिकली वो पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन वंस देयर फिटनेस, तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है उस प्रॉब्लम से कोप करना. देन स्किल्स ऑल्सो, स्किल्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी हमारी पर्सनल उसमें आते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज में आते हैं. एंड सोशल रिसोर्सेज आर the availability of the social support. I know I have good friends, I know I have family members who are willing to listen to me, to my problems, and they're wanting to guide me as well. Then another resources can be time. मेरे पास अगर टाइम है अपने नौकरी को सर्च करने के लिए, I have the money also in order to gain some relevant skills which can be useful for my job profile. So I will invest all of these resources in order to tackle with the problem. So यहाँ पर अगर मेरे पास resources ज़्यादा रहेंगे in order to fight with the problem, I will feel less stressed. So यहाँ पर there is a person environment fit, यानी कि person अगर अपने environment से एक बैलेंस पोजीशन में रहता है, if there is a suitability between the person and the environment, वहाँ पर स्ट्रेस कम रहता है. It results from the process of appraising events as harmful, threatening or challenging, of assessing potential resources and of responding to the events. So resources अगर suitable हैं as compared to और sufficient है to deal with the event, तो वहाँ पर एक fair amount of stress में experience करूँगी. बट अगर resources बहुत ज़्यादा कम हैं और एक स्ट्रेसर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है. तो ये जो 2 लेवल अप्रेजल प्रोसेस है, इट नॉट ओनली डिटरमाइंस आवर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, बट हमारे इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी डिसाइड करता है. यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, वो तो होता ही है इन्फ्लुएंस, बट हम फील क्या कर रहे हैं और हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उन चीज़ों पर, उन प्रॉब्लम्स पे, वो भी सारा हमारे अप्रेजल से इन्फ्लुएंस्ड होता है. दीज अप्रेजल्स आर सब्जेक्टिव, विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स. पहला फैक्टर क्या हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस. अगर पास्ट में भी मेरे पास एक सिमिलर सिचुएशन रहा है जहाँ पर मैंने एक ऐसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से गो थ्रू किया है एंड आई हैव सक्सेसफुली गॉट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम इन द पास्ट, सो प्रेजेंट सिचुएशन में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ less experiencing of the stress. Another factor is the controllability. If I know that I will be able to control the problem, control the situations that is happening in my life, so उस टाइम पे भी मैं स्ट्रेस कम परसीव करूँगी. बट कभी कभार ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी शायद बचपन से इस तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है दैट दे फील दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, वहाँ पर वो स्ट्रेस ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे. देयर इज़ एन एग्जाम्पल गिवन, अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिकेसी कैन डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज़ लाइकली टू अप्रेज द सिचुएशन एज अ थ्रेट और अ चैलेंज. सो यहाँ पर अगर सेल्फ एफिकेसी हाई है, सेल्फ एफिकेसी इज़ बेसिकली लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, द परसेप्शन दैट वन कैन अचीव द गोल्स दैट दे हैव सेट इन देयर लाइफ. सो अगर किसी का गोल है कुछ बनने का एंड ही फील्स दैट ही विल बी एबल टू अचीव इट, आई कैन डू दिस, सो वहाँ पर भी स्ट्रेस कम होता है. बट अगर कुछ लोगों में कम सेल्फ एफिकेसी या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है या फिर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, तो उस टाइम पे सिचुएशन जो अप्रेज होता है इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द हार्म और द थ्रेट एज अपोज टू द चैलेंज. तो उस टाइम पे स्ट्रेस एक्सपीरियंसिंग ज़्यादा रहता है. Now the next and the last important aspect is the physiological strength and the psychological characteristics. So as I also mentioned कि अगर कोई एक individual है with poor physical health, weak constitution of the body, so उस टाइम पे वो और भी ज़्यादा vulnerability के position में रहेगा and stress ज़्यादा experience करेगा as compared to those who have a good health and have a strong build, fitness पे वो लोग ध्यान देते हैं. Then next is the psychological characteristics. इसमें आपके mental health, temperament, self concept, ये सारी चीज़ें आती हैं. In the diagram you can also see about the mental toughness. अलग अलग parameters दिए हुए हैं. For the control there is emotional control and life control. For the commitment there is achievement orientation. If the person is oriented towards achievement, success, then probably स्ट्रेस उसका कम रहता है.
देन चैलेंजिंग में एक रिस्क ओरिएंटेशन रहता है, ही इज़ विलिंग टू टेक अप रिस्क इन लाइफ. देर इज़ लर्निंग ओरिएंटेशन, विलिंगनेस टू लर्न इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इज़ देयर. देन कॉन्फिडेंस इज इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस हो गया आपका, कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटीज, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम. सो ऑल ऑफ दिस क्यूमुलेटिवली इज डिस्क्राइब्ड एज द मेंटल टफनेस. सो जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इन्हांस्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा to encounter and successfully deal with the stress and eventually overcome with the problem. The cultural context in which we live determines the meaning of any event and defines the nature of responses that is expected under various conditions. यानी कि जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी हम रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक मीनिंग ऐड ऑन करता है कि हम किस तरीके का रिस्पॉन्स अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं. when we think about girls for example, so अगर गर्ल्स की कंडीशनिंग आप बचपन से ही इस चीज़ की करते हो दैट गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे विल ऑलवेज नीड सम एल्डर person, they will always need some man in the family to decide for their lives. सो उस टाइम पे उस गर्ल की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ एफिकेसी है वो डेफिनेटली कम रहेगी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कल्चरली भी कंडीशनिंग प्रोसेसेस को समझें and we try to overcome the barriers of it. Finally, the stress experience will be determined by the resources of the person, such as money, social skills, coping style, the support networks, and all these factors will determine the appraisal of a given stressful situation. So all of these concepts, the cognitive factors, the secondary appraisal, the primary appraisal, was given in the cognitive mediational theory of emotions. I hope this video was fruitful for you. आपको समझ में आया the basics of the Lazarus and Folkman cognitive model of stress. If you have any questions, you can drop down your comments in the comment section and I will try to reply to all of your comments. Keep learning. Take care. Bye bye.